हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। जैसे कि हर बार की तरह मैं यहाँ पे जेईई मेंस और एडवांस से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल, वो सवाल यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ। वही कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस बार रिसेंट में पूछे गए जेईई 2024 में वो सवाल मैं आपके सामने पेश करता हूँ। और ये सवाल काफ़ी आसान है, काफ़ी बेहतरीन लेवल पे, और आप नॉर्मल बोर्ड लेवल का भी आपने पढ़ाई कर रखा है तो आप आसानी से नंबर अचीव कर सकते थे जेईई मेंस में। इस बार मेंस में सवाल काफ़ी आसान आए हैं। और बच्चों, आप लोग भी अगर अच्छे से पढ़ोगे, कंसेप्ट को अच्छे से सीखोगे, समझोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, और अगर आपने पीवाईक्यू बुक लगा रखा हो तो इस टाइप का सवाल बहुत मामूली से है, आप लोग ईजी से नंबर बटोर सकते हो। तो यहाँ पे एक लिमिट का सवाल दिया गया है और काफ़ी आसान सा सवाल है। इस बार आप लोगों के ऊपर मेहरबान रहा है पूरा जेईई वालों ने। देखो क्या है, ईजी से नंबर कैसे बटोरा जा सकता है उस पर काम करा गया है। हमारे पास एक फंक्शन है और लिमिट के बेसिस पे 1 माइनस कॉस अल्फा एक्स, क्लियर। 1 माइनस कॉस अल्फा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये तो देख के ही पता चल गया होगा कि इसका इंटीग्रेशन, सॉरी, इसका लिमिट का वैल्यू क्या होता है। अगर लिमिट यहाँ पे दिया गया है एक्स लेस देन 0 तक, क्लियर। नेक्स्ट 2 दिया हुआ है जब एक्स इक्वल टू क्या दिया गया है 0। और नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है बीटा ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स, क्लियर। और हमारे पास यहाँ पे क्या बोला गया, एक्स ग्रेटर देन 0। जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास एक्स के फॉर्म में दिया गया है, एक्स लेस देन 0, एक्स इक्वल टू 0, एक्स ग्रेटर देन 0। तो लिमिट किस पे बात कर रहा होगा, 0 पे दोस्तों। तो यहाँ पे भी हमारे पास लिमिट अगर लगाया जाए तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस पे, और ये हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस पे, और यहाँ पे लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0 पे। तो क्या दिया हुआ है 2। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बेसिस पे ये सवाल जेईई 2024 में पूछा गया है, जेईई 24 में, क्लियर। और सवाल हमारे पास पूछा गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होना है। तो दो वेरिएबल, यहाँ से अल्फा मिलेगा, यहाँ से बीटा मिल जाएगा, और अल्फा बीटा का स्क्वायरिंग करके एफ ऑफ 0 से यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, इसको देखा जाए तो लेफ्ट हैंड लिमिट है, और ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट, और जिस फंक्शन पे बात किया जा रहा है दोनों को इक्वेट करेंगे, यहाँ से हमारे पास अल्फा मिल जाएगा ये दोनों से, और ये दोनों से बीटा मिल जाएगा। और अल्फा बीटा जैसे हाथ लगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पुट करके सॉल्यूशन निकाल लेंगे दोस्तों। तो जैसे कि पहला यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारे पास क्या दिया गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, जहाँ पे 1 माइनस कॉस अल्फा है, अल्फा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। जैसे कि हम यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लिया जाता है, तो मैं यहाँ पे सीधा एक्स को ही फॉर्म में वेरिएबल समझकर उसके अनुसार से लिमिटिंग वैल्यू लगाने वाला हूँ, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला में यहाँ पे पुट करने वाला हूँ। तो ये अल्फा एक्स है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ये एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, यहाँ पे अल्फा चाहिए, और अल्फा स्क्वायर के फॉर्म में, तो यहाँ पे 8 से अल्फा स्क्वायर लेते आएंगे। और इसका ही तो लिमिट अगर पढ़े 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1/2, और ये हमारे पास क्या है 1/2 अल्फा स्क्वायर। अगर देखा जाए तो क्या है अल्फा स्क्वायर बाई 2। लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व और उसको इक्वेट करना बाद में। खैर, अभी राइट हैंड लिमिट पे चलते हैं। राइट हैंड लिमिट में हमारे पास क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, और 0 प्लस में क्या दिया हुआ है बीटा, और यहाँ पे वेरिएबल 1 माइनस कॉस अल्फा में ही लेंगे दोस्तों, कॉस एक्स अपॉन एक्स। ये एक्स और ये क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन फॉर द पॉजिटिव लिमिट। तो पॉजिटिव के लिए यहाँ पे एक्स को हम अंदर लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा उसके बेसिस पे, अगर हम लोग यहाँ पे एच भी टिल्ट करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बीटा रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन, ये एक्स अंदर गया एक्स स्क्वायर, और इसी का ही तो वैल्यू हमारे पास क्या होता है 1/2, और ये स्क्वायर रूट में, तो यहाँ से हमारे पास आउटपुट क्या मिलेगा दोस्तों, बीटा बाई रूट 2। इसका आंसर 2 बनता है 1/2, और ये स्क्वायर रूट में, इस कारण से बीटा बाई रूट 2। और राइट हैंड लिमिट से भी हमारे पास बीटा का वैल्यू यहाँ से बीटा बाई रूट 2 के फॉर्म में, और अल्फा स्क्वायर बाई 2। और एट एक्स इक्वल टू 0 पे क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो यहाँ से क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर को इक्वेट कर लेंगे, बीटा को भी इक्वेट कर लेंगे। तो अल्फा स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2, तो 2। यहाँ से अल्फा स्क्वायर हमारे हाथ लगेंगे, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4। नेक्स्ट बीटा क्या दिया हुआ हमारे पास, बीटा बाई रूट 2 इक्वल टू 2 ले लेंगे, क्योंकि तीनों लिमिट अगर कंटिन्यूअस है, तीनों लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रहा है एट एक्स इक्वल टू 0 पे, एट एक्स इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके अनुसार से क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा। तो ये हमारे पास बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 रूट 2।
अब हमारे पास पूछा क्या गया सवाल है जेईई मेंस में, काफ़ी आसान सा सवाल, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा हमारे हाथ लग चुके हैं, बीटा भी हमारे हाथ लग चुके हैं। तो अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुट कर ले, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर, सॉरी अल्फा स्क्वायर ऑलरेडी 4 दिया हुआ है तो ये हमारे पास 4, और बीटा स्क्वायर हमारे पास 2√2 का होल स्क्वायर। तो 2√2 का होल स्क्वायर अगर हम देखें तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 4 प्लस 4, कंप्लीट सॉल्यूशन कितना आसान सा 8। 4 मार्क्स का सवाल, 8 आंसर आना था, लिमिट का सवाल। ये कहीं ना कहीं आर डी शर्मा RS अग्रवाल में भी इस टाइप का इस पैटर्न पे सवाल मिलता है दोस्तों, और ये काफ़ी आसान सा सवाल है। बोर्ड में सिंपल सा सीबीएसई बोर्ड में भी ये सब सवाल पूछे गए हैं, और जेईई मेंस 2024 में ये इतिहास दोहरा रहा है दोस्तों। आसान सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं, लेकिन आप डटे रहे, सिंपल सा फार्मूला लगाकर आप आराम से नंबर लाए, मेंस एडवांस के लिए तैयारी करें। क्लियर है? जैसे कि मैं यहाँ पे लगातार जेईई मेंस से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस बने थे, मैं सारे सवाल का डिस्कशन करा, और एक लंबे समय के बाद इस बार हाल ही फिलहाल में जेईई एडवांस में और जेईई मेंस में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए वो सीक्वेंस को फॉलो करते हुए उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक और सवाल आपके सामने लेकर आया हूँ। जैसे कि ये सवाल है फंक्शंस पे, और ये सवाल हाल ही फिलहाल में बस इसी बार पूछा गया जेईई मेंस में। सवाल क्या है एक बार देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाए तो एफ इक्वल टू क्या दिया हुआ है, और ये सवाल फंक्शन चैप्टर से रिलेटेड है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इजी भी है। अगर देखा जाए तो ये बोनस और कहीं ना कहीं मार्क्स गेनिंग चैप्टर है, और क्वेश्चंस भी कुछ ऐसे ही फ्रेम करा गया था, बहुत ही आसान लेवल पे, नीचे निम्न लेवल का क्वेश्चन है कहीं ना कहीं है। तो यहाँ पे सवाल में हमारे पास फंक्शन डिफाइन किया गया 0 से 2 के बीच में x-2 एंड -2 से 0 के बीच में -2, और हमसे सवाल में पूछा गया hx इक्वल टू f ऑफ mod ऑफ x प्लस mod ऑफ fx। क्लियर? जहाँ पे पूछा जा रहा है फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 0 to k h ऑफ x, और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है hx dx, जहाँ पे k ग्रेटर देन 0 लिया गया है। मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल है वेरिएबल पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, मतलब लिमिट यहाँ पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। खैर हम लोग यहाँ पे ये सवाल को ग्राफ के बेसिस पे ड्रॉ करते हैं और समझते हैं सवाल क्या पूछा गया हमसे। नॉर्मली अगर हम लोग फंक्शंस को देखें x-2, तो x-2 जो ग्राफ होता है 0 से 2 के बीच में, ये हुआ 0 और ये रहा 2, और इधर क्या है -2 से 0। क्लियर? तो -2 से 0 में ग्राफ क्या है -2, तो -2 जो ग्राफ होगा कुछ ऐसा जाएगा। क्लियर? और x-2 स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव है, और -2 इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, तो ये कट करके ऐसा जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ग्राफ आगे नहीं बढ़ेगा, इस कारण से 0 से 2 तक ये ग्राफ को यहीं पे खत्म करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? सबसे पहले हमारे पास फंक्शंस में यहाँ पे क्या डिफाइन किया गया, एच एक्स इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स। तो यहाँ से मॉड एक्स यहाँ पे वेरिएबल में क्या लिया हुआ है, मॉड एक्स। तो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग सीखे कि जो भी हमारे पास मॉड एक्स में होता है, लेफ्ट वाला पोर्शन में यहाँ पे मॉड एक्स, लेफ्ट वाला पोर्शन में ये जो होगा ये इरेज हो जाएगा और ग्राफ शिफ्ट होकर कुछ ऐसा बन जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे इसका ग्राफ क्या बनेगा, इसके सामने मैं ड्रॉ करता हूँ, ये गया और ये गया, ये 2,0 और ये -2,0। क्लियर? ये इसका ग्राफ हुआ दोस्तों। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मोड ऑफ एफ एक्स, मतलब ये फंक्शंस का मोड एक्स। मोड एक्स मतलब जो भी ग्राफ नीचे है ये ग्राफ क्या होगा, शिफ्ट होके ऊपर की ओर चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ बनने वाला है कुछ ऐसा होगा, और ये ग्राफ ऊपर की ओर उठेगा, ये 2,0 पे, और ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा -2,0। क्लियर? मोड एक्स मतलब क्या होता है, जो भी फंक्शंस नीचे है ग्राफ के नीचे, वो क्या होगा, ग्राफ सीधा मिरर इमेज टू एक्स एक्सिस के ऊपर ये ग्राफ रूट होगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पर फंक्शन डिफाइन किया गया 0 के बेसिस पे, 0 से 2 और -2 से 0 के बेसिस पे। तो उसके अनुसार से यहाँ पे एक बार फिर से फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो एफ एक्स यहाँ से हमारे हाथ क्या लगेगा, ये हमारे पास x -2 जहाँ पे x किसके बीच में लाई कर रहा है, या फिर x ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं। क्लियर? और यहाँ पे जो फंक्शन हमारे पास क्या है, नेगेटिव स्लोप है -x और -2। क्लियर? x लेस देन 0। ये हमारे पास ये ग्राफ का या ये फंक्शंस का ग्राफ के बेसिस पे फंक्शन को डिफाइन किया गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा आउटपुट, अगर ये फंक्शन को देखें एफ ऑफ, ये हमारे पास एफ ऑफ मॉड एक्स है। क्लियर? और ये मॉड ऑफ एफ एक्स।
मॉड ऑफ एफ एक्स यहाँ पे ग्राफ कैसा फंक्शन है, ये है हमारे पास नेगेटिव स्लोप तो -x और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो +2। क्लियर, x ग्रेटर देन 0 वाला केस में, x ग्रेटर देन 0 वाला केस में। नेक्स्ट यहाँ पे -2 है और यहाँ पे क्या बताया गया, x लेस देन 0 पर। अब दोनों ग्राफ ऑफ फंक्शंस को डिफाइन करेंगे फॉर द वेरिएबल k ग्रेटर देन 0, तो k ग्रेटर देन 0 मतलब ये वाला केस हमारे हाथ लगे हैं, यहाँ पे यहाँ से ये वाला केस, और सेकंड हमारे पास केस क्या है, ये। अब दोनों को ध्यान से देखें, दोनों को ऐड करें, f ऑफ मॉड x प्लस मॉड ऑफ एफ एक्स। क्लियर, मॉड ऑफ एफ एक्स और k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो x -2 और -x+2 अगर ऐड करें तो -x + x 0 बन जाएगा और -2 + 2 0 बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। कहाँ पे बात किया गया था, x ग्रेटर देन 0, जो हमारे पास वेरिएबल क्या हो गया, 0। खैर हमारे पास फंक्शंस को यहाँ पे इंटीग्रेट करना है किसके किसके बीच में, 0 से k हमारे पास क्या है, उसके बेसिस पे ग्रेटर देन 0 बोला गया था तो k ग्रेटर देन 0 के बेसिस पे यहाँ पे लेंगे। और hx जो हमारे पास है फंक्शन, क्या ये फंक्शन 0 के बराबर है, और 0 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, 0 ही रहेगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। और ये आसान सा सवाल जेई 2024 में पूछा गया था मॉर्निंग शिफ्ट में। तो इस टाइप के सवाल काफ़ी आसान होते हैं फंक्शन से रिलेटेड। आपको अगर थोड़ा सा भी कंसेप्ट मालूम है तो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं और इजी से नंबर बटोर सकते हैं। धन्यवाद। हाँ तो दोस्तों एक और सवाल जेई 2024 में प्रोबेबिलिटी से सवाल। जैसे नॉर्मली अगर कोई भी टीचर या शिक्षक क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन से जो भी सवाल आते हैं तो पहले एक बार रीड करो, अगर क्वेश्चन समझ में आता तो ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और अगर नहीं तो सीधा स्किप करते हैं। तो जेई 2024 में इतना आसान सवाल पूछा गया, अगर स्टूडेंट एक बार पढ़े तो आराम से, ये नॉर्मल बोर्ड लेवल का सवाल था, मतलब ये सवाल जेई मेंस में कैसे पूछ सकता है। तो देखिए सवाल क्या था, यहाँ पे हमारे पास सवाल में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, उसके बेसिस पे हमारे पास 3 अर्न है, ए, बी और सी। क्लियर, तीनों अर्न में हमारे पास क्या बोला गया है, अर्न ए में 7 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। क्लियर, ये अर्न ए मतलब कोई एक बर्तन जिसमें 7 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। सेकेंड जो हमारे बर्तन है यहाँ पे बी बोला गया है जिसमें 5 रेड बॉल है और 7 ब्लैक बॉल है। क्लियर, और अर्न थर्ड में हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 6 ब्लैक बॉल है और 6 रेड बॉल है। क्लियर, हम सीक्वेंस के बेसिस पे यहाँ पे क्या करते हैं, ब्लैक और रेड को एक बार फिर से अरेंज कर लेते हैं ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। रेड के सामने रेड रखते हैं, ब्लैक के सामने ब्लैक, 6 रेड बॉल एंड 6 ब्लैक बॉल। यहाँ तक क्लियर है। अब हमसे पूछा गया है अर्न इज सिलेक्टेड एंड ब्लैक बॉल इज टेकिंग, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टेड अर्न इज ए इज इक्वल टू, मतलब ये बेस थ्योरम पे सीधा सा सवाल पूछा गया था जेईई 2021 में। क्या बोला गया था, अर्न ए से ब्लैक बॉल सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। क्लियर, अर्न ए से ब्लैक बॉल सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा दोस्तों। ये सवाल जेईई 2024 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया, कितना आसान सा सवाल। जैसे कि परमुटेशंस, कॉम्बिनेशंस और प्रोबेबिलिटी का हमेशा बेसिक सवाल होता है, लेकिन ये बेस थ्योरम पे सीधा सीधा सवाल मतलब नंबर बटोरने का काम था। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लैक बॉल अर्न ए, ब्लैक बॉल ये हो गया। तो ब्लैक बॉल के बेसिस पे हमारे पास यहाँ पे अगर देखा जाए तो टोटल हमारे पास कितना केस है, अर्न का 3 केस है। तो अर्न को सिलेक्ट करने का 1/3, अब ब्लैक बॉल को सिलेक्ट करने का यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितना होगा दोस्तों, ब्लैक बॉल यहाँ पे 5 है, इसके बेसिस पे ये 5 लिखते हैं। जैसे कि हमारे पास अर्न ए, बर्तन ए से ब्लैक बॉल सिलेक्ट करने के बारे में बात किया गया, तो इसमें टोटल कितना बॉल है हमारे पास 12, तो 5/12। क्लियर, नेक्स्ट ये तो हमारे पास बर्तन ए मतलब एक पॉट है ए जिससे ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे ऊपर हो गया, और वही चीज को नीचे क्या करेंगे, बेस थ्योरम के बेसिस पे 5/12 प्लस नेक्स्ट हमारे पास ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे पहले तो अर्न बी से निकालने का प्रोबेबिलिटी 1/3, और ये क्या हो जाएगा इंटू 7 यहाँ पे तो देखें तो 12। क्लियर, ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा 1/3 अर्न सी से निकालने के लिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6/12। अब इसको कैलकुलेट करके आंसर लाना था दोस्तों, ये काफ़ी आसान सा सवाल था, कहीं ना कहीं ये नंबर बटोरने वाले सवाल थे, उसके बेसिस पे ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 5/36। क्लियर, अब नीचे 5/36, 7/36 और आखिरी में 6/12।
36। हाँ, यहाँ पे कट वट नहीं लगाएंगे क्योंकि 36 डिनोमिनेटर में सेम है, तो 5 बाई ऐड कर लेंगे 6 प्लस 7, 6 7 13, 13 5 18। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 5 बाई 18। और जैसे कि ऑप्शन में दे रखा है ये सवाल, और ये सवाल काफ़ी आसान था। और ऐसे बेस थ्योरम अगर एक बार पढ़ा होगा लाइफ में तो ऐसे इस टाइप का सवाल काफ़ी आसान तरीके से बन जाता है। तो इस बार जेई का इंटीग्रेशन से रिलेटेड एक सवाल, ये भी कितना आसान था दोस्तों मैं दिखाता हूँ। मतलब अगर आपने बोर्ड लेवल का अगर इंटीग्रेशन पढ़ रखा है तो उस पैटर्न पे एक सवाल था। मतलब जेई वालों ने इस बार पता नहीं क्या हो गया, इतने आसान सवाल कैसे फ्रेम कर सकते हैं। तो सिंपल सा अगर आपको इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी मालूम हो तो आप इसका आंसर निकाल सकते थे, और लिमिट को चेंज करके, लिमिट का प्रॉपर्टी यूज करके आप इसका आंसर एक बार में निकाल सकते थे। सवाल में क्या पूछा गया देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया, एक सिंपल से इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 तक। और हो सकता है स्टार्टिंग में ये देखने में होश उड़ा दे, लेकिन काफ़ी आसान सा सवाल देखेंगे। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखा हो तो ये सवाल को काफ़ी इजी तरीके से बना सकते थे, केवल लिमिट का यूज़ करके और उसका प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी लगाकर आप इसका आंसर तक पहुंच सकते थे। ये सवाल जी 24 में पूछा गया था। ये काफ़ी बेहद आसान सा सवाल था और इजी से नंबर बटोरे जा सकते थे। तो यहाँ पे इस सवाल में क्या दिया गया हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से π/2 sin² x अपॉन 1 + 2x का इंटीग्रेशन करना था। जी 2024 का सवाल क्लियर। अब चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। अगर हम लोग देखें ध्यान से, अगर इस इंटीग्रेशन को अगर हम आई मान ले, लेट आई इक्वल टू उसके बेसिस पे, और इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी लगाकर एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस वेरिएबल, और ये इंटायर इंटीग्रेशन कर दिए डीएक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास ये क्वेश्चंस काफ़ी आसान से फ्रेम होकर आपके सामने आएगा। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है sin²x, तो एज इट इज फंक्शंस में एफ ऑफ ए के जगह पे एफ ऑफ एक्स रख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे sin² x अपॉन 1 + 2x एज इट इज फंक्शंस हमारे पास आया। नेक्स्ट हमारे पास a प्लस बी, लोअर लिमिट अपर लिमिट को अगर हम लोग ऐड कर ले तो 0, और यहाँ से क्या हो जाएगा स्क्वायर फंक्शन के कारण से एज इट इज sin²x। अब नीचे हमारे पास वेरिएबल 1 + 2 के पावर x, x क्या हो जाएगा 0 0 -x, तो 2 का पावर -x। अब सिंपल से यहाँ पे एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लिए तो हमारे पास काफ़ी आसान सा एक सिंपल सा इंटीग्रेशन आ जाएगा। ये -2x को अगर हम सॉल्व करें तो sin² x अपॉन 1 + 2 का पावर x, ये क्या होगा 1/2x, सॉल्व होते हैं ये क्या हो जाएगा 2x + 1, कहीं ना कहीं दोनों डिनोमिनेटर सेम ही है और 2x ऊपर जंप करके निकल जाएगा, तो 2x, और ये हमारे पास क्या रहा sin²x। क्लियर। दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में sin²x अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से क्या बचेगा 1 + 2x, 1 + 2x, और जैसे कि नीचे में हमारे पास डिनोमिनेटर में भी क्या रहेगा 1 + 2x, इसी का इंटीग्रेशन करना था dx के रिस्पेक्ट में, और ये दोनों कटेगा sin²x का इंटीग्रेशन। i इक्वल टू क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन 0 से, एक मिनट, और यहाँ पे जब भी हम लोग ये प्रॉपर्टी लगाते हैं तो लिमिट क्या होता है चेंज होता है, 0 से π/2, ये भी 0 से π/2, और ये भी 0 से π/2। क्लियर। और यहाँ पे आखिरी में 0 से π/2। ये हमारे पास क्या है sin²x। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, sin²x को हम लोग 1 + cos 2x के 1, यहाँ पे sin²x को हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं किस फॉर्म में, cos 2x के फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे 1 - cos 2x के बेसिस पे अगर इंटीग्रेशन करना चाहो तो कर सकते हैं 1 + cos 2x के, और रूट अंडर यहाँ पे हो जाएगा उसके बेसिस पे। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा दोस्तों। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग ये प्रॉपर्टी लगा लिए i इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है i इक्वल टू 0 से π/2 sin²x, और अगर एक बार और प्रॉपर्टी लगा लिया जाए तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0 से π/2 और π/2 - x, तो क्या हो जाएगा cos²x। क्लियर है। और ये भी आई है और ये भी आई है। अगर ये दोनों को अगर हम लोग ऐड कर लें, या फिर हम इसको इक्वल टू आई दिखा रहे हैं, क्लियर, दोनों इंटीग्रेंड है, π/2 - x अगर लगाए तो ये चीज़ आएगा, दोनों को ऐड करते तो 2i हमारे पास आएगा। क्लियर। और दोनों को जोड़ने पे sin² x + cos² x क्या हो जाएगा sin² x + cos² x इंटीग्रेशन, ये आइडेंटिटी क्लास 8 में पढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ से 1 आएगा। क्लियर। और 1 का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में 0 से π/2। क्लियर। 0 से π/2, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों x, और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास x, 0 से π/2।
2। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आई को अगर हम छोड़े तो ये हमारे पास पाई, ये तो हमारे पास पाई/2 देने वाला था और 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 1/2। ये हमारे पास हो जाएगा पाई/4u। और ये काफ़ी आसान सा सवाल, हर बार जेई में इतना आसान सवाल तो नहीं पूछ सकता है, लेकिन इस बार पता नहीं आप लोग का मेहरबान था या फिर आपके भाग्यवान था, जो बताया जाए, कृपा है आपके ऊपर जो इतना आसान आसान सवाल पूछे गए थे। चलिए ठीक है। अगर मैं पूछूं सबसे आसान काम क्या है तो आप बोलेंगे सोना, लेकिन दोस्तों सोने से भी आसान काम हमारे पास है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करना। सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आपसे पूछा गया आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके 2 रियल रूट्स हैं ए और बी, और दोनों रूट्स को अगर रेसिप्रोकल कर दिया जाए तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। तो इससे भी आसान काम और इससे भी आसान क्वेश्चन आज तक ना पूछा गया ना पूछा जाने वाला है। मेरे ख्याल से इस बार जेई 2024 काफ़ी आसान सा सवाल आपके सामने लाया है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास सवाल क्या है। इस बार जेई 2024 पता नहीं क्या कर रहे हैं, खैर जो भी है हमारे पास सवाल दिया गया ax² + bx + c = 0। इसके पास 2 रूट्स हैं, क्लियर, जिसमें बताया गया एक अल्फा है और एक बीटा है। इतना आसान सा सवाल, 2 रूट्स। और हमारे पास पूछा जा रहा है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट्स 1/α और 1/β है तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनने वाला है। और ये सवाल जेई भैया 2024 का, क्लियर, आसान था, कटअप पर निकालना आसान था आप लोग के लिए, इस बार पता नहीं, खैर जैसा भी है वी हैव टू एक्सेप्ट। इससे आसान सवाल कभी हो सकता है क्या आप लोगों के पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस पैटर्न पे सवाल पूछना, लोकेशन ऑफ रूट पे सवाल पूछ लिया रहता, थोड़ा समझ में भी आता। ये रूट्स का रेसिप्रोकल करके ये तो नौटंकी किया ना आपके पास। खैर आप अच्छे बच्चे हैं, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, मैं करके आ रहा हूँ, बताना क्या चाह रहा हूँ। खैर यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c, जहाँ पे सम ऑफ रूट्स हमारे पास बताया जाता है, सम ऑफ रूट्स SOR, तो अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए -b/a, क्लियर। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा = c/a, दोनों हाथ लग चुका है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा, क्लियर, अल्फा इंटू बीटा। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करना है, बनाना है, ये दोनों रूट्स का यूज करके, क्लियर। ट्राई करते हैं, पहले एक बार 1/α + 1/β फाइंड कर लेते हैं। तो 1/α + 1+β क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ये क्लियर है। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे हाथ लगे हैं यहाँ पे -b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a, यहाँ पे a कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या -b/c, क्लियर। और 1/α इंटू 1/β, अब ये क्यों कर रहा हूँ उसके बारे में भी सही प्रश्न है कहीं ना कहीं। ये क्या हो जाएगा 1/α और 1/α किसके बराबर है c/a, तो क्या हो जाएगा a/c। अब जैसे कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट में आप लोग पढ़े होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए 2 रूट्स का कैसे कोफिशिएंट से रिश्ता होता है। तो x² प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस ले लेता हूँ, माइनस अल्फा प्लस बीटा, जहाँ पे हमारे पास हाथ क्या लगे हैं 1/α + 1/β इंटू एक्स, और आखिर में क्या हो जाएगा 1/α β = 0। अब हमारे पास सारे वैल्यू यहाँ पे मिला हुआ है, -b/c पुट कर लेंगे यहाँ पे, x² माइनस b/c ऑफ x प्लस 1/α बीटा किसके बराबर है a/c के बराबर, क्लियर, = 0। एलसीएम ले लेंगे, ये हमारे हाथ ले जाएंगे c और x² प्लस bx प्लस a = 0। और हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ रहा है दोस्तों, बस ये सिंपल सा cx² + bx + a। और इतना आसान सा सवाल, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जब भी रेसिप्रोकल वाला टर्म में आए तो क्या होता है, ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं दोस्तों। ये a और c में सीधा इंटरचेंज होकर क्या हो जाएगा, a की जगह पे c बैठेगा और c की जगह पे a बैठेगा। ये नॉर्मल हर एक इंस्टीट्यूट में, विश्व का सारे स्कूल में कोचिंग में सारे जगह पे इसके बारे में थोड़ा बताया जाता है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। और अगर हमारे पास अल्फा अगर रेसिप्रोकल हो जाए तो उसके अनुसार से क्या होता है, कैसे चेंज होता है। ये जेई 2024 में इतने आसान से सवाल पूछकर आपके ऊपर प्रोपकार किया है दोस्तों, क्लियर, सॉल्व कीजिए। तो आपने कभी आज तक कभी किस्मत आजमाया है? नहीं। अगर आपको किस्मत आजमाना होता तो एक बार जेई 2024 का पेपर लेकर बैठते और सॉल्व करते, काफ़ी आसान से सवाल पूछा गया था।
मतलब ये सवाल नॉर्मल बोर्ड वाले लोग भी सॉल्यूशन करके बैठ जाते हैं। हाँ, काफ़ी आसान से सवाल पूछा गया था दोस्तों। अगर आपको आज तक लाइफ में सिर्फ धोखा ही मिला है तो एक बार JEE 2024 का पेपर उठाना और देखना कितने आसान से सवाल पूछे गए थे। अगर आप इस बैच वाले हो तो आप लोग को मेरे तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन्स, और आप काफ़ी अच्छे नंबर लाए होंगे। खैर, यहाँ पे ये सवाल एक इंटीग्रेशन का सवाल है दोस्तों। ये नॉर्मल हर स्कूल में, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में, हर संस्थान में सिखाए जाते हैं। इस टाइप के सवाल कितने आसानी से नंबर बटोरे जा सकते हैं। देखिए, एक सिंपल सा इंटीग्रेशन पे सवाल पूछा गया था। ये सवाल क्या है, 0 से π/4 डिफरेंस इंटीग्रेशन ऑफ 1/10x 1 + 10x। क्लियर, ये हमारे पास इंटीग्रेशन का सवाल पूछा गया है 0 से π/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + 10x। क्लियर। अब देखिए, अगर आपने थोड़ा सा भी इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी पढ़ा हो, अगर याद हो, तो आप इसका आसान से इसका आंसर आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। कहीं ना कहीं आप अगर ऑप्शन भी मैच करो तो कहीं ना कहीं आप इसका आंसर तक पहुंचने में इजी से हाथ लग सकते थे। JEE 2024 का सवाल है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। क्लियर, लिमिट का प्रॉपर्टी लगाकर, इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी लगाकर हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर तक पहुँचेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है dx 1/1 + 10x। अगर हम लोग यहाँ पे लिमिट का यूज करके क्या करते हैं, 1/1 + 10 π/4 10 π/4 - x, इस टाइप का प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ा है दोस्तों। तो ये प्रॉपर्टी अगर आप लोग लगा लेते हैं तो काफ़ी आसान सा आंसर बन सकता था। क्लियर, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन लेट कर लेते हैं, i = 0 से π/4। क्लियर, अब ये कहीं ना कहीं हमारे पास ये इंटीग्रेशन है, ये सॉल्व कर सकते हैं। 10 π/4 - x, जैसे ही हमारे हाथ में ट्रिग्नोमेट्री लगता है ये फार्मूला टीचर फिक के मारता है, और इसका इंटीग्रेशन के बेसिस पे क्या होता है, 0 से π/4 1/, ये सॉल्व होते ही क्या हो जाएगा, 1 + 1 - 10x अपॉन 1 + 10x। और इसी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। आसान सा सवाल है। अगर हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लें तो 1 + 10x ऊपर की ओर आएगा, तो 1 + 10x। अब नीचे क्या होगा दोस्तों, 1 + 10x - 10x कटेगा, और ये 2 इंटीग्रेशन। क्या आसान सा सिंपल सा इंटीग्रेशन। और ये क्या बताऊँ मैं आपको, ये अगर सॉल्व करें तो क्या होगा, 1/2 इंटीग्रेशन और 10x 1/2 इंटीग्रेशन। क्लियर, सिंपल सा लिमिट लगाना है 0 से π/4, और ये भी 0 से π/4। 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों, कांस्टेंट नंबर बाहर आ जाएगा, x लगा ले, x/2 और x/2। अब इसका इंटीग्रेशन कहाँ से, 0 से π/4 और प्लस में 10x का इंटीग्रेशन। क्या आप लोग को याद है दोस्तों, 10x मैंने याद करवाया था ना, 10x sec x 10x sec x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log of sec x। क्लियर, और इसका यहाँ पे लिमिट के बेसिस पे 0 से π/4। 1/2 बाहर लेना होगा, भूलेंगे नहीं तो ऑप्शन में ऐसा दिख जाएगा, आप गलत करके बाहर निकल सकते हैं। π/4 π/8 बन जाएगा ये हमारे पास, प्लस log of sec π/4, और ये तो 0 बन जाएगा। sec π/4 1/√2 का, और √2 ऊपर, √2 ऊपर आएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 log of √2, क्योंकि sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री 1/√2, तो sec √2, और यहाँ पे पावर 1/2 है, तो ऐसे ही ये बाहर निकलेगा। और ये क्या हो जाएगा, π/8, ये पावर बाहर आते ही कहीं ना कहीं 1/2, ये 1/4 बन जाएगा, 1/4 log 2। और ये काफ़ी आसान सा सवाल, ये आपको ऑप्शन में देख सकते थे। और यहाँ पे ऑप्शन के बेसिस पे यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया गया है, π/8 1/4 log 2। काफ़ी आसान सा सवाल था दोस्तों, किस्मत इसको बोलते हैं। अगर आप JEE 2024 के पेपर भी आपने गलत करके आया और आसान और अच्छे नंबर नहीं लाए तो आपका किस्मत खराब है। इससे आसान पेपर ना पूछा गया था, ना पूछा जाएगा मेरे ख्याल से। चलिए, ऑल द बेस्ट। हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। दिस इज द अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द JEE 2024। मतलब संभावनाएं क्या है, समझ लीजिए होंगे शब्दों से। मतलब इस बार भी सवाल एक प्रोबेबिलिटी का है, ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेशेंस रखने वाला सवाल था। मतलब आपको सॉल्व करने में हो सकता है कि थोड़ा सा कठिनाई आई होगी, समय लगा होगा, मतलब सॉल्यूशन तो पक्का देता है।
यहाँ पे JEE 2024 में एक सवाल जो पूछा गया है, क्या दिया गया है, व्हेन 4 डाइस आर रोल्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी सम 16 एज अ सम। क्लियर। तो आसान सवाल था, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपसे मेहनत करवाएगा। अगर मैथ्स का अगर आप ब्रिलियंट और धुरंधर स्टूडेंट हो तो थोड़ा सा इतना मेहनत करवाएगा ही क्वेश्चन, JEE में 4 नंबर दिलवाने के लिए। क्लियर। क्या बोला गया है, हमारे पास 4 डाइस दिया हुआ है। क्लियर। अब 4 डाइस जिसको रोल करने पे सम कितना आना चाहिए दोस्तों, 60। तो उसके अनुसार से हमारे यहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस का या उसका एक सही तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 डाइस को रोल करना जिसका सम 16 हो, इसका प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा गया है। ऑप्शन देखिए तो कहीं ना कहीं काफ़ी अजीब अजीब सा ऑप्शन है, जिसका आंसर मैं सामने लिखता हूँ। इसका आंसर क्या होता है, 5 का पावर 3/64। क्लियर। जैसे कि 4 डाइस है हमारे पास, तो उसके बेसिस पे 6⁴। तो यहाँ पे टोटल सिंपल स्पेस क्या हो जाएगा, उसके अनुसार से हमारे पास नंबर ऑफ डाइस कितना दिया गया है, 4, और हमारे पास टोटल फेस कितना होता है डाइस में, 6। तो टोटल सिंपल स्पेस उसके अनुसार से क्या होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी गेटिंग टोटल सिंपल स्पेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, फेस अपॉन एन, कितना क्वांटिटी है। तो हमारे पास टोटल एक डाइस में फेस 6 होता है और नंबर ऑफ डाइस कितना है, 4। तो ये तो टोटल सिंपल स्पेस हुआ। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे 4 डाइस को ऐसे रोल करना है जिसका सम 16 हो। तो हमारे क्या, डाइस 1, डाइस 2, डाइस 3 और डाइस 4। सबसे पहले इस तरीके से अरेंज करना है कि यहाँ पे सबका सम कितना होना चाहिए दोस्तों, 16 होना चाहिए। तो पहले यहाँ पे अरेंज करते हैं, 6, 6, 6, 6, 12। अब बड़ा नंबर से और छोटा, क्या 12, 4, 16 ले सकते हैं, फिर ये तो खाली रह जाएगा, नहीं 4 नहीं 3 लेते हैं, 6, 6, 12, 12, 3, 15, 15, 1, 16, पहला ये हो गया। फिर 6, 6, 12, 12, 2, 14, 2, 16। क्लियर। ऐसे 6, 5, इस बार 5 लिए दोस्तों, 6, 5, 11, 11 के बाद 4 ले ले, 11, 4, 15 और 1, 16। ऐसे ही 6, 5, 4 तो ले चुके हैं, अब 3 लेते हैं, 3, 6, 5, 11, 11, 3, 14 और 2, 16। यहाँ पे क्लियर है। इसके बाद कोई नहीं होगा यहाँ पे। उसके बाद 6, 4, 6, 4 ऑलरेडी यहाँ पे रिपीट हो, इसे 5 नहीं लेना होगा, 5 को छोड़कर कुछ और देखते हैं। 6, 4, 4, 10, 14, 14, 2, 16। फिर उसके बाद 6, 4, 3 ले, 6, 4, 10, 3, 13, 13, 3, 16। ये हमारे पास केसेस बन रहे हैं दोस्तों। और 6, 4, 4, 3। और अगर देखा जाए तो 5 अब लेना पड़ेगा, 6, 4, 5, 5, 5, 5, 10, 10, 10, 4, 14, 14, 2, 16। ठीक है। 5, 5 और यहाँ पे भी हम लोग अगर देखें तो 15, 5, 13, 15 ले सकते हैं और 1, 16। ठीक है। फिर ऐसे ही आगे बढ़े तो 5, 5, 4, 5, 5, ठीक है, 5, 5, 4, 2, 5, 5, 5, 5, 10, 10 अगर 3 लेते हैं, 10, 3, 13 और 13, 3, 16। ये हमारे पास केसेस बन रहे हैं दोस्तों। और भी आगे बनेंगे, आगे क्या होगा उसके अनुसार से 5, 1, 5, 5, 4, 4, 3, 5, 4, 4, 3। क्लियर। 5, 4, 9, 9, 4, 13, 13, 3, 16 और उसके बाद फिर 4, 4, 4 आखिरी केस 4। ये मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये और आखिरी केस 4, 4, 4, 4। उसके अनुसार से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, टोटल 11 केस है। तो यहाँ पे फैक्टोरियल के टर्म पे हम लोग लिखेंगे, क्योंकि ये 4 अलग अलग डाइस है और चारों डाइस को इसमें से किसी में भी स्टार्टिंग में 6, 6, 3, 1 या फिर ये हमारे पास 1, 3, 6, 4 का अरेंजमेंट, तो अरेंजमेंट के बेसिस पे हमें यहाँ पे फैक्टोरियल का यूज़ करना पड़ेगा, मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का पैटर्न पे सवाल है। तो 4 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे जो रिपीट हो रहा है उसको 2 बार से 2 फैक्टोरियल। क्लियर। यहाँ पे 6 2 बार है, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 2 बार है। ये सीधा हमारे पास क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल। ये भी हमारे पास क्या होगा, 4 फैक्टोरियल, नो रिपीटेशन। यहाँ पे हमारे पास 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। क्लियर। यहाँ पे भी 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये हमारे पास 4 फैक्टोरियल है दोस्तों। ये वाला 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 3 बार रिपीट कर रहा है। ये 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे 5 2 बार और ये 2 बार। क्लियर। यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, इसके लिए
सॉरी 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 दो बार है तो 2 फैक्टोरियल। और ये आखिरी वाला केस दोस्तों यहाँ पे 4 फैक्टोरियल और 4 4 बार रिपीट कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे 4 फैक्टोरियल। क्लियर। अब इसका सॉल्यूशन देख लेंगे 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल कितना होता है 4 का 24 बाय 2 कितना हो जाएगा ये हमारे पास 12 वाला केस 12। इसको हम क्या करते हैं इससे लिखते हैं 12 और ये हमारे पास 4 फैक्टोरियल और ये 24 बाय 4 ये क्या हो जाएगा 6। सेकेंड केस यहाँ पे 24 आएगा ये भी हमारे पास 12 हो जाएगा, ये हमारे पास 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा और 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल मतलब 3 जो है 6 और 24 ये कितना होगा हमारे पास 4 हो जाएगा और यहाँ से खत्म। फिर यहाँ पे 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल कितना आएगा 6 आएगा। क्लियर। फिर ये हमारे पास 12 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब सबको ऐड करना पड़ेगा दोस्तों। ये सवाल मतलब आपको इतना दूर तक मेहनत करवाएगा तब जाके आपको आंसर मिलेगा। काफ़ी आसान है लेकिन फिर भी थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा। 12 6 18 18 24 यहाँ पे है 24 24 47 या फिर 12 का टेबल पढ़ लेते हैं दोस्तों पहले 12 24 12 3 36 12 44 12 25 60 अच्छा 72 62 84 12 96 12 108 108 1 9 9 से 15 115 119 और ये 125 टोटल कितना हमारे पास फेवर में आ रहे हैं 125 और टोटल हमारे पास सैंपल स्पेस कितना दिया है या टोटल आउटकम्स तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 125/6 का पावर 4 और ये कहीं ना कहीं हमारे पास ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो यहाँ पे ये सवाल दोस्तों आपको ये सवाल थोड़ा सा मेहनत करवाया लेकिन ईजी है और सम के बेसिस पर जब थोड़ा सा पेशेंस रख के यहाँ तक पहुँचो तो कहीं ना कहीं आंसर मिलता है। तो आसान है सवाल और उतना भी टफ नहीं जितना कि और भी सवाल जैसे कि आदमी को मेहनत करवाए पर आप थोड़ा सा इतना मेहनत कर सकते हैं नंबर पाने के लिए। क्लियर। सवाल आसान है और ऐसे ही आप लगातार बने रहे हमारे चैप्टर और चैनल के साथ। यहाँ पे सवाल पूछा गया है 2 लाइन्स पासिंग थ्रू द 2,3 पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्लियर। मैं क्वेश्चन के बेसिस पे ग्राफ बना लेता हूँ। क्लियर। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस x है y है और 2,3 कोई कोऑर्डिनेट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जो पैरेलल इसके थ्रू क्रॉस कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस के बेसिस पे। ये हमारे पास एक्सिस है y एक्सिस। क्लियर। और पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस टचेस द बोथ लाइन एंड लाई ऑन द ओरिजिन साइड। क्लियर। ओरिजिन साइड हमारे पास क्या किया गया लाई किया गया और इसको भी टच करके निकल रहा है और ये भी टच करके निकल रहा है मतलब कहीं ना कहीं वो ओरिजिन को टच करके ही निकलेगा ये हमारे पास। और जिसका सर्कल का क्या बताया गया एक यूनिट सर्कल यूनिट रेडियस सर्कल जिसका हमारे पास रेडियस क्या होने वाला है 1 यूनिट। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके अनुसार से नेक्स्ट क्या पूछा गया है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 5,5 फ्रॉम द सर्कल इज। तो ये हमारे पास एक दूरी होगा ये अगर हम लोग आगे अगर बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास 5,5 एक कोऑर्डिनेट मिलने वाला है और ये सर्कल से कितना दूरी पे होगा ये सर्कल से कितना दूरी पे होगा बस ये डिस्टेंस पता करना है दोस्तों। क्लियर है। हम लोग क्या करते हैं ये हमारे पास 2,3 है तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट लगाएगा 2,3 पे सॉरी 2,0 पे और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0,3। अगर यूनिट सर्कल है मतलब ये सर्कल हमारे पास है जिसका रेडियस क्या दिया हुआ यूनिट तो इसका रेडियस 1 यूनिट के बेसिस पे इसका जो सेंटर होगा वो एक्स एक्सिस पे नहीं थोड़ा सा ऊपर कहीं लाइन कर रहा होगा। क्लियर। ये चीज़ हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट के बेसिस पे यूनिट रेडियस मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होगा 1। तो ये जो हमारे पास कट लग रहा है ये कहीं ना कहीं 1 यूनिट रेडियस का है तो रेडियस के बेसिस पे x माइनस स्क्वायर वाई माइनस स्क्वायर और यूनिट हमारे पास दिया हुआ है 1 रेडियस। यहाँ तक क्लियर है। ये दूरी जो हमारे पास दिया है 2,3 ये सेंटर और यहाँ तक का दूरी हमारे पास 1 है तो कहीं ना कहीं ये जो ऊंचाई होगा एक्स एक्सिस के जो एबव होने वाला है वो कितना होना चाहिए दोस्तों 2 पे होना चाहिए। हाँ ये समझ में आता है। ये हमारे पास अगर हाइट अगर यहाँ से यहाँ तक का हाइट जो होगा वो अगर 1 है तो उसके अनुसार से यहाँ पे हाइट हमारे पास 3 दिया हुआ है तो यहाँ का गैप कितना होगा उसके बेसिस पे और यहाँ ये दोनों यहाँ से यहाँ तक का 2 है तो यहाँ से यहाँ तक का हाफ जो होगा वो 1 होगा तो यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस हमारे पास क्या मिलने वाला है 1 और वाई हमारे पास क्या होने वाला है 2। तो सेंटर कहाँ पे लाई करेगा यहाँ पे दोस्तों सेंटर 1, 2 हो जाएगा एक्स एक्सिस 1 और वाई 2 ये 1 हो गया ये 2 हो गया
और सॉल्व करने पे यहाँ पे खैर हम लोग यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे, हमसे पूछा गया यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा। खैर तो ये कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होने वाला है, तो उसके बेसिस पे हम लोग अगर देखें तो एक फ्री हैंड डायग्राम बनाते हैं। ये है, इसका सेंटर क्या दिया हुआ है 1,2 और ये 5,5 तक। क्लियर, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होगा। खैर आसान सवाल है, तो हम लोग टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं 5 - 1 का, या फिर यहाँ से यहाँ तक का दूरी अगर हम लोग देखें तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम लोग निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा 5 - 1 का होल स्क्वायर और 5 - 2 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट में। तो 5 - 1 का होल स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और 5 - 2 का होल स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9 और ये दूरी हमारे पास कितना है दोस्तों 5। और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है दोस्तों, रेडियस 1, तो क्या हो जाएगा 5 - 1 इक्वल टू 4 यूनिट। क्या आसान सा सवाल, JEE 2024 का सवाल था ये दोस्तों, JEE 24। अब इजी से बढ़ोले जा सकते थे ये नंबर। तो आप लोग को थोड़ा सा कंसेप्ट के साथ पढ़ना है दोस्तों। आजकल JEE भी आप लोग के ऊपर मेहरबान है और आप अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे तो अच्छे नंबर मिलाएंगे। IIT NIT ये मिलना काफ़ी आसान है, आप थोड़े से कंसेप्ट पे काम करें, बस नंबर आपके करीब ही आएगा।